नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पर, जहां पर कि आप सब लोग अ, पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत के साथ में। तो सबसे सबसे पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया वो लोग बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये जो हम अपनी यूपी स्पेशल क्लास पढ़ रहे हैं ये हमारे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू या जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम है जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश एजीटीए हो गया, उत्तर प्रदेश लेखपाल हो गया, उत्तर प्रदेश आपका यूपी कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होना है उसके लिए, और जो आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम होना है उसके लिए, और जो यूपी ट्रिपल एस ने एजीटीए एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली है, उनमें तो एक पूरा पोर्शन ही है कि 20 क्वेश्चन से स्पेशल यूपी के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो इसी क्रम में आज का हमारा जो चैप्टर है वो है टॉपिक उत्तर प्रदेश की मृदा। क्या? उत्तर प्रदेश की मृदा। पीछे जो क्लास हुई थी हमारी, वो उसमें आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, कि उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना या फिर प्राकृतिक संरचना कैसी है, उसको कैसे कैसे विभाजित किया गया है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो कुछ उसी क्रम में हम अब उत्तर प्रदेश की क्या पढ़ेंगे, मृदाएं। क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा काफी बड़ा राज्य है, तो विविधताएं पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा है तो वहाँ पे एक जैसी मृदाएं पाई जाएगी या एक जैसी जलवायु पाई जाएगी। तो यहाँ पे अपने प्रदेश के अंदर ही बहुत सारी विविधताएं हैं। क्या हैं? बहुत सारी विविधताएं हैं, जिसमें कि मृदाओं में भी विविधता पाई जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम मृदाओं को पढ़ते हैं, और इसीलिए हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपसे पूछ लिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, दक्षिणी बुंदेलखंड में आपका जो बुंदेलखंड क्षेत्र उसमें किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, या जो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो मृदाएं हैं उनमें किस प्रकार की खेती की जा सकती है, या फिर आपका जो ऊपर का एरिया है उत्तर साइड का, जो शिवालिक पहाड़ियों से नीचे भावर और तराई क्षेत्र है, वहाँ पर कैसी मृदाएं हैं, वहाँ पे हम खेती खेती में के लिए कौन सा इस चीज़ की उपज ज़्यादा हो। तो इसलिए जो है हमारे प्रदेश में ही जो मृदाएं हैं, या जिन्हें मिट्टियाँ भी कहते हैं, यानी मृदा या मिट्टी एक ही बात है। तो जो मिट्टियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ हैं, अलग अलग तरीके की मिट्टियाँ हैं। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो इसी के साथ में शुरू करेंगे। और दूसरी चीज़ एक ये है कि जो हमारी अब पिछली क्लास होगी ना, वो अगली हर एक क्लास से क्या होगी, कनेक्ट होगी। इसलिए आज की क्लास उसी को समझ में आएगी अच्छे से, जिसने उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक विभाजन और वो जो है आपका पिछला वाला पिछली क्लास आपको आपने वो उसने पढ़ी होगी, क्योंकि वो उसी क्लास को इस क्लास से जोड़ के पढ़ेंगे। क्या? उस क्लास को इस क्लास को उस क्लास से जोड़ के पढ़ेंगे, और जिसने वो क्लास मन से पढ़ी होगी वही इस क्लास को कनेक्ट कर पाएगा और बहुत अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। तो पहला है आपका भांवर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं। क्या? भांवर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं। अब देखिए, हमने क्या कहा, हमने उत्तर प्रदेश को अपने तीन भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? तीन भागों में। एक तो हमने आपका बांटा था भावर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा बांटा था कि मैदान, मध्य का मैदान यानी कि गंगा यमुना का जिसे दोआब भी कहते हैं, या गंगा यमुना का समतल क्षेत्र भी कहते हैं, और तीसरा हमने बांटा था आपका पठारी क्षेत्र, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। तो जो भावर और तराई क्षेत्र था वो हमारा कहाँ पे था, हमने आपको बताया था कि ये हमारा शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे की तरफ, और उत्तर प्रदेश के उत्तर साइड में है। इसका जो फैलाव कहाँ से था, सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक था, महाराजगंज तक था। इसी तरह से क्या है कि वो जो एक पतली सी पट्टी थी पहले, भांवर और फिर तराई क्षेत्र की पट्टी थी, ये हमने आपको बताया था। तो दूसरा हमने आपको बताया था गंगा यमुना का मैदान। क्या बताया था? गंगा यमुना का मैदान। तीसरा बताया था आपको पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। तो जो हमने ये विभाजन किया था, इसी विभाजन के आधार पर हमने मिट्टियों को भी विभाजित कर दिया है। जो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं, इन्हीं तीन आधारों पर हमने मिट्टियों का भी विभाजन कर दिया। तो हम कितनी प्रकार की मिट्टियां पढ़ेंगे? पहला तो हम पढ़ेंगे भावर
एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं। दूसरा पढ़ेंगे मध्य के मैदान मध्य के मैदान की मृदाएं। ठीक है। और तीसरा आपका पढ़ेंगे पहाड़ी और पठारी क्षेत्र की मृदाएं। तो हमने अपनी क्या किया, जो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियां थी उनको तीन जगह विभाजित कर दिया कि भावर और तराई क्षेत्र में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे कि मध्य क्षेत्र का जो मैदान है, यानी कि मध्य का जो मैदान है गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, जिसे प्लेन भी कहते हैं, उसमें कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। और तीसरा आपकी पढ़ेंगे पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है। तो आप सब लोग नोट कर लेंगे अगर नोट करना चाहें तो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास को अगर आप याद करें तो मैंने आपको बताया था कि जब हिमालय से नदियां नीचे की ओर गिरती हैं तो उनका जो वेग होता है, यानी कि उनकी जो फ्लो होता है, उनका जो प्रवाह होता है, चूंकि खड़े ढाल से नदियां गिरती हैं तो यहाँ से अगर एकदम से कोई चीज गिराओगे तो सीधा नीचे जाएगी। अब ऐसे करके इधर गिराओगे, थोड़ा सा इधर ढालोगे तो धीरे धीरे नीचे जाती है। तो नदियां जो है, हिमालय ऊंचाई पर है और ऊंचाई से जब नदियां गिरती है तो नदियां एकदम अपने साथ जो क्या है, बहुत तेज प्रवाह के साथ में नीचे गिरती हैं। तो जब तेज प्रवाह के साथ में गिरती हैं तो क्या करती हैं कि अपने साथ में मोटे मोटे कंकड़ पत्थर और जो भी मतलब उसको कमजोर चीज दिखती है उसको तोड़ती हुई काटती हुई क्या करती हैं, अपने साथ नीचे ले आती हैं। तो जब नीचे ले आती हैं तो अब नीचे जब उनको थोड़ा सा प्लेन मिलता है, समतल मिलता है, तो क्या करती है, जहां तक उनको ले ढकेल के ले जा पाती है तो ले जाती है, नहीं तो क्या करती है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर और इन सबको वहीं पे छोड़ देती है। और अपने आप जो नदियां होती है वो उन कंकड़ पत्थरों के बीच से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। होता यह है कि जो मोटे मोटे कंकड़ और पत्थर जहां पर नदियां छोड़ देती हैं उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भांवर क्षेत्र। क्या कहते हैं, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भांवर क्षेत्र। अब बताइए, जिस जगह पे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर प्लेन में है, क्या वहां पे कोई खेती हो पाएगी, बताइए, क्या वहां पे कोई खेती हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो भावर क्षेत्र में अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, तो आप कैसे कहेंगे, कंकरीली, कंकरीली और पथरीली, और पथरीली मृदा पाई जाती है। कैसी, पथरीली मृदा। अब इसमें जो है आप कृषि तो कर नहीं सकते इस मृदा में, जब एक कंकड़ पत्थर वाली मृदा है तो इसमें कृषि कृषि तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े घासें, बड़ी बड़ी घासें और झाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है, बड़ी बड़ी घासें और झाड़ियां पाई जाती हैं। अब ये हो गया आपका भावर क्षेत्र। क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया भावर क्षेत्र। अब भावर क्षेत्र में जो है नदियां आपने बड़े बड़े पत्थर छोड़ दिए और अब और आगे की तरफ बढ़ती हैं। जब नदियां और आगे की तरफ बढ़ती है, कोई एक नदी तो है नहीं, बहुत सारी नदी हिमालय से नीचे की तरफ गिरती है, तो ये एक ही बड़ा सा प्लेन लेकर के चलती है। तो आप मान के चलिए कि जब भावर क्षेत्र से ये उतरती है नीचे, क्या होता है कि मोटे मोटे पत्थर इन्होंने छोड़ दिए। अब उसके बाद में जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो जो इनके पास जो छोटे छोटे महीन निक्षेप होते हैं, क्या, जो महीन निक्षेप, जो मोटे निक्षेप थे कंकड़ पत्थर वो तो इन्होंने छोड़ दिए, वो हमारा हो गया भावर क्षेत्र। अब ये थोड़े साथ में और लेके चलती है तो इनमें जो महीन निक्षेप होते हैं, जो उससे छोटे छोटे कण होते हैं, अब वो लेकर के ये आगे बढ़ती हैं। तो जब ये आगे बढ़ती हैं, और क्या है, जो भावर क्षेत्र में मोटे मोटे पत्थर छोड़े थे उनके बीच से निकलते निकलते ये आगे बढ़ जाती है। जब आगे बढ़ती है तो ये इनकी जो प्रवाह की गति है वो धीमी धीमी पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि ये इधर फैली हुई आई, इधर फैल के हुई, मतलब यहाँ से ये बिखरती हुई आगे बढ़ती है, तो इनकी प्रवाह की दर क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जब प्रवाह की दर धीमी हो जाती है
तो जिस जगह से निकलती हैं नदियाँ, तो क्या होता है कि वहाँ पे ये ज़्यादा देर तक रुक पाती हैं। पानी अगर मान लीजिए यहाँ से किसी डिब्बे में पानी लीजिए, उसको ऐसे करके फेंकिए, तो सट से आगे चला जाएगा स्पीड से। लेकिन अगर आप वही उसको ऐसे यहाँ से ऐसे गिराइए, फिर वो धीरे-धीरे जाएगा इधर-उधर फैल के। तो क्या है, पानी यहाँ से वहाँ तक जाने में ज़्यादा एरिया कवर करेगा या ज़्यादा देर तक उस जगह पे रहेगा। तो क्या होता है कि जो तो वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो नम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी जो है नदियों द्वारा लाया गया पानी और जो निक्षेप है वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ज़्यादा देर तक वहाँ पे क्या करते हैं, वो रुकते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है, जो कैसी होती है, जो आपका तराई क्षेत्र की मिट्टी होती है कैसी होती है? नम होती है। कैसी होती है? नम होती है, दलदली होती है, क्योंकि इसमें क्या है, पानी भरा रहता है, धीरे-धीरे निकलता है। तो मिट्टी कैसी होती है? नम होती है, दलदली होती है, ठीक है? और थोड़ी-सी क्या होती है? बलुई होती है। क्यों? इसमें क्या है, जब ये ऊपर से लाते हैं तो बालू के कण भी होते हैं उसमें, और जब नदियाँ बहती हैं तो जब धीरे से बहती है, धीरे-धीरे, तो क्या होता है, बालू के कण बैठ जाते हैं ज़मीन में। तो अब ये यहाँ पे तो इस जब इस क्षेत्र में पहुँची नदियाँ कि जहाँ पे ये धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, तो वहाँ की मिट्टी नम है, बलुई है, दलदली है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा गया? तराई क्षेत्र। क्या कहा गया? तराई क्षेत्र। तो ये कहाँ की मिट्टियाँ हो गई? ये आपकी तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ हो गई। तराई क्षेत्र में कैसी मिट्टियाँ हैं आपकी? नम, दलदली, बलुई। अच्छा, इस जगह पे क्या है, जब पानी देर तक रुकता है तो यहाँ पे किस चीज़ की खेती की जा सकती है, आप बताइए? तो यहाँ पर ऐसी फसल उगाई जा सकती है जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए हो, पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। ऐसी कौन-सी फसलें हैं? तो यहाँ पर दलदली सॉरी वो तराई क्षेत्र में आपकी गन्ना, क्योंकि गन्ना को अधिकतम पानी चाहिए होता है। गन्ना और धान, क्या? गन्ना और धान की खेती की जाती है। यहाँ पर जो है गन्ना और धान की खेती की जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि तराई क्षेत्र की मृदाएँ कौन-सी हैं, भावर क्षेत्र की मृदाएँ कैसी हैं और तराई क्षेत्र की मृदाएँ किस तरह की हैं और वो कैसे बनती हैं, कहाँ से आती हैं और उनमें कौन-कौन से हम खेती कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, उत्पादन या नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जो आपका एक था भावर और तराई क्षेत्र, तो भावर और तराई क्षेत्र में सिर्फ़ ये 2 प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, अब बढ़ेंगे आगे, अगला देखेंगे। तो अगला है हमारा मध्य के मैदान क्षेत्र की मृदाएं। क्या? मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं। देखेंगे इसे, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं। देखिए क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रदेश के मध्य भाग में स्थित विशाल गंगा यमुना मैदान प्लीस्टोसीन युग से आज तक विभिन्न नदियों के निक्षेपों से निर्मित है। ये लाइन मैंने आपको जो लास्ट क्लास ली थी उसमें भी बताई थी कि जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर में क्या है, प्रदेश के मध्य भाग में स्थित, ऊपर तो हुआ आपका हो गया भावर और तराई क्षेत्र और नीचे आपका हो गया बुंदेलखंडी क्षेत्र। तो जो बीच में एरिया बचता है उसे हम क्या कहते हैं? गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। इसको जो मैंने आपको बताया था कि इसकी उत्पत्ति या मतलब इसका बना बना कब था, तो उसमें क्या था, हमने आपको बताया था ये मैदान जो है आपका प्लीस्टोसीन युग से आज तक है। कब है? प्लीस्टोसीन, बहुत पुराने युग से आज तक है, जिसमें कि लगातार बहुत पुराने समय से नदियां, प्लीस्टोसीन युग से नदियां आ आके उस प्लेन से निकल निकल के आई और वहां से निकल गई, तो अपने साथ में क्या है, मृदाएं लाती हैं, अपने साथ में कुछ निक्षेप लाती हैं, काप मिट्टी लाती हैं और साथ में क्या करती हैं, उन निक्षेपों को वहां पे छोड़ती हुई चली जाती हैं। तो जो मध्य मैदान है हमारा, मध्य का जो मैदान है वो प्लीस्टोसीन युग से आज तक इन नदियों के द्वारा बनाया हुआ मैदान है, जो कि हर साल बाढ़ आती है, हर साल वहां पे अपने निक्षेप छोड़ती हैं। तो ये इतना पुराना मैदान आपको याद रखना है कि जो आपका पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ये जो मैदान है गंगा यमुना का, ये किस युग से आज तक विभिन्न है? कब से है? तो ये प्लीस्टोसीन युग से अभी तक है। इस मैदान में पाई जाने वाली मृदा को जलोढ़ या कछारी या भात मृदा कहा जाता है।
अब इस मैदान में जो मृदा पाई जाती है, यानी कि जो गंगा और यमुना के मैदान में जो मृदा पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? जलोढ़ कहते हैं। नंबर एक जलोढ़ कहते हैं। इसी को हम कछारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारी भी कहते हैं। या फिर इसे क्या कहते हैं? भात मृदा। क्या कहते हैं? भात मृदा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे एग्जाम में जो गंगा यमुना के मैदान में किस प्रकार की मृदा पाई, कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ऑप्शन में आपका भात मृदा, जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा है, तो आपको ऑप्शन सही करना है। यह मृदा कांप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू से निर्मित है। ये जो मृदा है, कौन सी? जलोढ़, कछारी या भात, ये जो मृदा है आपकी किससे निर्मित है? कांप से, कीचड़ से एवं बालू से। अब प्रश्न कि ये जो कीचड़ है, काप है, ये बालू है, ये आया कहाँ से? जो कीचड़ है, काप है, बालू है, ये आया कहाँ से? अब हम बताते हैं आपको ये आया कहाँ से। देखिए, हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि तराई क्षेत्र में नदियां गई, तो उन्होंने क्या हुआ कि वहां पे कुछ देर ठहरी और धीरे धीरे चली, तो वो क्या दलदली हो गई, दलदल वहां पे छोड़ दिया, और वो उसे हमने तराई क्षेत्र किया कहा। जब तराई क्षेत्र से आगे नदियां बढ़ती हैं, तब भी इनके पास में क्या होते हैं? निक्षेप होते हैं। हमने आपको जैसा बताया कि प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियां अपने साथ निक्षेपों को ला ला के प्लेन में छोड़ती हैं, क्योंकि धीरे धीरे बहती हैं, तो क्या है, इनके जो निक्षेप है वहीं पे रह जाते हैं। तो वहीं से जब ये तराई क्षेत्र से नीचे उतरती हैं, तो अपने साथ में कुछ काप, कीचड़ और बालू लेकर के आती हैं, और ये क्या है, प्लेन में नदियां बहती हैं। जब ये प्लेन में बहती हैं, बाढ़ आती है, ये नदियों का जो रास्ता होता है जहाँ से निकलती हैं, और वहां से ये चारों तरफ फैलती हैं, और अपने साथ में जो लाई जाने वाली काप होती है, बालू होती है, कीचड़ होता है, इनको उसी प्लेन पे एक तरह से कहिए कि बिछाते हुए आगे की तरफ बढ़ चली जाती है। अब जब ये बिछाती हैं, तो इनमें बहुत फास्फोरस है, बहुत सी ऐसी उर्वरक चीजें हैं जो वहां पे ये छोड़ती हुई चली जाती हैं, और इसी से क्या है कि जो नदियों के आसपास का क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। तो यह मृदा काप, मिट्टी एवं बालू से निर्मित है। कैसी, कहा किस चीज से निर्मित है ये मृदा? मिट्टी, कीचड़ और बालू से आपकी निर्मित मृदा है। तो यहाँ से देखा आपने कि इस मैदान में जलोढ़ या कछारी मृदा पाई जाती है। अब ये जो प्लेन है, यहाँ पे देखें, अब ये जो प्लेन है, जो इसमें अब ऐसा तो है नहीं पूरी जगह एक सेम ही मिट्टी होगी, नहीं। इसको जो है सामान्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। यहाँ भी जगह नहीं है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो प्लेन में जो मृदाएं पाई जाती हैं, हमने आपको बताया गंगा यमुना के क्षेत्र में, तो उसमें जो मिट्टियां पाई जाती हैं, उनको हम मोस्टली कितने कितने भागों में विभाजित कर लेते हैं? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित। अब वो दो भाग कौन से हैं? जिसे हम कहते हैं खादर, ठीक है, या नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़, खादर, नवीन जलोढ़, या फिर या कछारी मृदा। क्या? या कछारी मृदा, कछारी मृदा। दो भागों में बांटते हैं, तो हम इसको जो है, ये आपका पहला हो गया, और ये आपका दूसरा हो गया। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? तो दूसरा आपका हो जाएगा बांगर, वांगर या पुरानी जलोढ़। कौन सी? पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़।
अगर आपने लास्ट क्लास ली होती तो आपको हमने इसके बारे में भी बताया था कि खादर क्या है, या फिर बांगर क्या है, या फिर पुरानी जलोढ़ किसे कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी ली है तो हम आपको फिर से बताएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एक नदी है, क्या है, ये एक नदी है, इसका फ्लो इधर की तरफ हो रहा है। ठीक है, इस नदी का फ्लो इस तरफ है। अब यहीं से हम आपको दोनों ही मृदाएं समझा देंगे, खादर और बांगर। जब इस नदी में, मान लीजिए ये नदी का रास्ता है, क्या है, ये नदी का मेन रास्ता है जिसमें ये बहती है। अब जब नदी में बाढ़ आती है, जब नदी में बाढ़ आती है तो क्या है, वो अपने रास्ते से भटक जाती है इन द सेंस, उसमें मान लीजिए इतना पानी गहराई है, अब उसमें नहीं जा पा रहा है। बाढ़ बाढ़ का मतलब ये है कि ज्यादा, तो जब बाढ़ आती है तो नदियां इस रास्ते न होकर बह करके, बहती इसी से, लेकिन इसके आसपास का एरिया ये इतना सब, ये सब कवर करती हुई चलती है। क्या करती है, ये सब कवर करती हुई ये नदी चलती है। तो अब देखिए, अगर वो सिर्फ, तो ये यहाँ पर तो प्लेन है, ये तो मान लीजिए नदी का रास्ता है बहने का, लेकिन यहाँ पे जो इसके दोनों तरफ क्या है, यहाँ पे तो प्लेन है। तो जब जो नदियां अपने साथ में काप, कीचड़ और बालू लाती हैं और बाढ़ में, वो क्या कहती हैं, करती हैं कि भागती हैं, जब बाढ़ में बहती हैं, तो ये जो आसपास का जो प्लेन एरिया है, ये वाला, ये जो हमने आपको इससे दिखाया, तो इस एरिया से होकर के बहती हैं। अब यहाँ से बहेंगी तो हो सकता है जल्दी बह जाए, लेकिन जब ये प्लेन में बहती हैं नदियाँ, प्लेन में तो धीरे धीरे आगे जाती, क्योंकि इनका ढाल बहुत कम होता है, तो ये आराम आराम बहती हैं। जब आराम आराम बहती हैं, नदियों को थोड़ा सा स्थिरता मिलती है, तो ये अपने साथ में जो काप, कीचड़, बालू वगैरह लाती हैं, तो क्या करती हैं, इस एरिया में छोड़ते हुई चली जाती है। कब, जब नदी में बाढ़ होती है। अब देखिए, अब जब ये हर साल, ये कब होता है, ये हर साल ये काम होता है, क्योंकि हर साल नदियों में बाढ़ आती है, हर साल नदियों के बगल आसपास के जो प्लेन है, उनमें क्या है, सॉरी, काप, कीचड़, बालू ये छोड़ते हुए चली जाती है। इसीलिए इस जो मृदा है, इसको क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़। क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़। मिट्टी जलोढ़ है, लेकिन नवीन जलोढ़ कौन सी है, ये वाली, क्योंकि इसको हर साल एक नई परत मिल गई। हर साल इसको एक नई परत मिल गई, किसकी वजह से, बाढ़ की वजह से। इसीलिए क्या होता है कि जो नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है, वो अत्यधिक उपजाऊ होता है। क्या होता है, अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसे क्या कहा, नवीन जलोढ़ कहा, या फिर कछारी मृदा कहा, या इसे खादर भी कहते हैं। ये वाली जो मृदा है, जो हर साल नदियों के द्वारा निक्षेपित की जाती है मृदा। अब अब यहाँ तक तो मान लो बाढ़ आ गई, अब इसके बाद में भी तो प्लेन है भाई, इसके बाद में भी प्लेन है। अब यहाँ पे क्या है कि पुरानी जो मिट्टी थी, उसी को बार बार किसान क्या करता है, खोद खोद के उसमें खाद डाल के, यूरिया, पोटाश, डीएपी जो भी मिला उर्वरक डाल डाल के उसी में से क्या करता रहता है, उपज को बढ़ाता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नदियों का जो ये पानी है, ये नहीं पहुंच पाता है, और क्या है, तो इसलिए इनकी जो उर्वरा शक्ति भी कम होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, या फिर इसे पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं, क्योंकि इसको हर साल एक नई परत मिल जाती है, इसलिए इसे नवीन जलोढ़ कहते हैं। और जिस प्लेन को, या जिस जगह पे ये चीज नहीं पहुंच पाती है, निक्षेप नदियों द्वारा लाए गए, तो उसे हम पुरानी जलोढ़ कहते हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि खादर या नवीन जलोढ़ या फिर खदारी, सॉरी, कछारी मृदा क्या होती है, और बांगर या पुरानी या फिर जलोढ़ मृदा क्या होती है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक, आपके ही तरीके से समझाने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ सके। कैसा लगा आपको हमारे समझाने का तरीका, ये कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। तो अब आगे देखेंगे कि आपका हो गया खादर और बांगर मृदा प्लेन की। अच्छा, अब देखिएगा, जो एक प्लेन है, इसमें अब ऐसा तो है नहीं कि नदी यहाँ बह रही है, ये हो गई आपकी नवीन जलोढ़, ये आपकी हो गई पुरानी जलोढ़। अब इसके बाद में भी बहुत सारा एरिया है, तो उसमें भी कुछ मृदाएं पाई जाती है, जैसे लवणीय मृदाएं हैं। अब आगे है, हम आपको ऐसे बताएं, जैसे मरुस्थलीय मृदाएं हैं, आपका लवणीय मृदाएं हैं, तो ये और कुछ एक प्रकार की इन्हीं प्लेन्स में मृदाएं पाई जाती हैं, जिन्हें भी देखेंगे। मुख्यतः इसमें दो ही प्रकार की मृदाएं हैं, आपकी जलोढ़, नवीन जलोढ़, और पुरानी जलोढ़, खादर जिसे हम खादर कहते हैं, या फिर पुरानी जलोढ़ को बागर कहते हैं। हाँ, ये देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे, ये प्लेन की है लवणीय तथा क्षारीय मृदा, लवणीय तथा क्षारीय मृदा। अब देखो,
प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ऊसर हो चुकी है। अब देखिए, जो प्रदेश का जो बांगर क्षेत्र है, क्या बांगर क्षेत्र है, उसमें है क्या कि जो जल निकासी है नहीं, बारिश हुई, पानी जगह का भरा हुआ है, तो वो क्या हो जाती है, उससे क्या, भूमि समतल है और जल निकासी का प्रबंधन है नहीं, तो उससे क्या हो जाती है कि भूमि जो है आपकी क्या हो जाती है, ऊसर हो जाती है। ऊसर तुम क्या कहते हैं, कल्लर भी कहते हैं। तो ऊसर हो जाती है। तो ऊसर में क्या होता है, ऊसर में कोई भी खेती नहीं होती है, नहीं हो पाती है। और उसमें आप अगर देखेंगे तो सफेद 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 उस मिट्टी में, अगर आप किसी ने ऊसर देखा हो तो भुरभुरी सी मिट्टी सी होती है, आपको कहीं भी मजबूत मिट्टी मिलेगी, लेकिन ऊसर में हमेशा भुरभुरी सी मिट्टी होती है, पाउडर जैसी। और वो सफेद 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 सफेद, जैसे आपने देखा होगा कभी जब इस समय गर्मियों के महीने में हम लोगों की स्वेटिंग होती है, तो अगर हम कोई डार्क कलर का कपड़ा पहने होते हैं और किसी को जो पसीना आता है, स्वेद जिसे कहते हैं, वो ज्यादा आता है, जब वो पसीने से पूरी टी शर्ट गीली होती है और उसके बाद में क्या होता है कि जब वो सूख जाती है, तो आप देखेंगे कि उसके चारों तरफ कुछ व्हाइट व्हाइट ऐसे 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 एक दाग सा मिलता है। सेम यही चीज है, सेम यही चीज है। कैसे? जैसे आपकी टी शर्ट, पसीना आया, टी शर्ट भीगी, अब उसमें क्या पाया जाता है, आपके पसीने में क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लवण पाया जाता है। जब लवण पाया जाता है तो अब आपकी टी शर्ट गीली हो चुकी है। अब आप गए एकदम से, वो सूख गई। जब सूख गई तो जो आपका मान लीजिए लवण, वो जो पानी के रूप में था, जो पानी जो था वो तो आपका उड़ गया, लेकिन जो लवण, जो आपका NaCl बचा, वो क्या है, वो आपके कपड़े पे ऐसे ऐसे क्या करता है, आपका दाग डाल देता है, जो व्हाइट कलर का होता है। आप मोस्टली आपको ब्लैक टी शर्ट पे देखने को मिलता है। तो इसी तरह से जब प्लेन में क्या होता है, जब जल निकासी नहीं होती है और वो पानी ऐसे ही भरा रहता है वहां पे, तो उसमें क्या है, लवण की मात्रा होती है और पानी सूख के उड़ जाता है, और ये लवण ही क्या करता है, आपको मिट्टी को क्या कर देता है, ऊसर कर देता है। क्या कर देता है? ऊसर कर देता है। अब ये जो मृदा है, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रदेश के मैनपुरी अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों में यह मृदा पाई जाती है। कैसी? लवणीय या फिर क्षारीय मृदा। किधर पाई जाती है? अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों में ये मृदा पाई जाती है। अगला पॉइंट है, ऊसर भूमि को रेह, बंजर या फिर कल्लर नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने आपको बताया कि जो ऊसर भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? रेह कहते हैं, कल्लर कहते हैं, या फिर बंजर भूमि कहते हैं। कैसी भूमि कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। ये वाला याद रखिएगा। क्या? रेह, बंजर या फिर कल्लर नाम से जाना जाता है किसको? ऊसर भूमि को। किसको? ऊसर भूमि को। अब अगला पॉइंट है, ऊसर भूमि को भी दो प्रकार ऊसर भूमि भी दो प्रकार की होती है। ऊसर भूमि भी दो प्रकार की होती है, एक तो लवणीय ऊसर और भूमि, तथा दूसरा होता है आपका क्षारीय ऊसर भूमि। कैसी? क्षारीय ऊसर भूमि। अब ऊसर जो था, ऊसर भी दो प्रकार का हो गया, एक लवणीय और एक आपका क्षारीय। क्षारीय ऊसर जो होता है भूमि का, जो क्षारीय ऊसर भूमि होती है उसका जो पीएच मान होता है वो 8.5 से अधिक होता है, जबकि जो लवणीय ऊसर होता है उसका पीएच मान 8.5 से कम होता है। क्या होता है, आपको ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही पूछ लेता है एग्जाम में कि जो क्षारीय ऊसर भूमि है उसका जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू है, वो 8 पॉइंट से कम होती है, अधिक होती है, 8.5 ही होती है, या इनमें से कुछ नहीं। तो आपको याद रखना है, जो क्षारीय ऊसर होता है उसका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है, और लवणीय में क्या होता है, ये 8.5 से आपका पीएच मान इसका कम होता है। आगे बढ़ेंगे। अगली है हमारी कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। अब ये जो मरुस्थलीय मृदा है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? शुष्क, यानी कि जहां पर क्या होता है, गर्मी ज्यादा होती है, वहां जहाँ पे नदियां नहीं पहुंचती, यानी कि जिनको की जल जहाँ पे बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, तो कहाँ पे होता है? शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे अगर आप देखें
तो जो राजस्थान में है, राजस्थान में आपका क्या है, मरुस्थल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और साल में बहुत ही कम बारिश होती है। तो वहाँ पे क्या है, अब जब बारिश कम होगी तो वहाँ पे धूप ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा जल को सोखती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो शुष्क प्रदेश हो जाता है और वहाँ पे क्या है, आपकी मरुस्थलीय मृदाएँ पाई जाती हैं। अब हम उत्तर प्रदेश की ही मृदाएँ पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में ही देखेंगे कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर मरुस्थलीय मृदा उत्तर प्रदेश राज्य में भी पाई जाती है। इसमें लवण व फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो आपकी मरुस्थलीय मृदा है, इसमें आपके लवण और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि जीवांश पदार्थ और नाइट्रोजन का अभाव होता है। क्या? जीवांश पदार्थ, जीवांश पदार्थ का मतलब होता है जीवाश्म, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म और नाइट्रोजन का अभाव होता है किसमें? मरुस्थलीय मृदा में। तो आप याद रखेंगे जो मरुस्थलीय मृदा है, इसमें जीवांश और नाइट्रोजन क्या है, नहीं पाया जाता है, जबकि लवण और फास्फोरस आपका अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये मरुस्थलीय मृदा के बारे में सिर्फ आप इतना याद रखेंगे। अगली है भूड़ मृदा। कैसी मृदा? भूड़ मृदा। गंगा यमुना व उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ मृदा कहा जाता है। कैसी मृदा? भूड़ मृदा कहा जाता है। यह मृदा हल्की दोमट और बलुई होती है। तो भूड़ मृदा कैसे किसे कहते हैं? जो गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, उनमें बहुत पहले से क्या होता है, 10 से 20 फीट ऊंचे के जो टीले मिट्टी के बलुई मिट्टी के बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भूड़ मृदा कहते हैं। और यह मिट्टी कैसी होती है? हल्की दोमट और बलुई होती है, क्योंकि बालू से तो बनी हुई है। तो आपके क्या हो गया? बलुई हो गई। और जब नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में है, तो इसमें क्या है, इसको नई काप मिलती रहती है, कीचड़ मिलता रहता है, बलुई मिलता है, तो ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी दोमट हो जाती है बलुई के साथ में मिल करके। कौन सी? भूड़ मृदा। तो ये आपकी मृदाएं हो गई प्लेन की। इसी में एक मृदा और पाई जाती है, क्या है वो? काली मृदा, यानी कि जिसे हम काली मिट्टी कहते हैं। क्या? काली मिट्टी। क्या कहते हैं? काली मिट्टी। काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं पाई जाती है। जो काली मिट्टी है वो उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पाई जाती है? थोड़ा सा आपको पश्चिमी जिलों में देखने को मिल जाएगी और बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि जो काली मृदा है वो उत्तर प्रदेश के किस तरफ या किन स्थानों पर मिलती है, तो आपको बताना है कि पश्चिमी जिलों में और बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है। इसे स्थानीय भाषा में करेल, क्या? करेल या फिर कपास मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास मृदा कहते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कहाँ पाई जाती है, ये एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि करेल या कपास मृदा को और किस नाम से जाना जाता है। अब आपको पता होगा कि कपास मृदा कौन सी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। किसमें होता है? काली मिट्टी में। अब अगर आप देखें कि कपास के सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा आपका गुजरात और महाराष्ट्र, यही आगे पीछे लड़ा करते हैं। किसी साल ये ऊपर, ये नीचे, किसी साल ये ऊपर, किसी साल ये नीचे उत्पादन में। तो इसका मतलब ये है कि जो काली मृदा है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी? आपकी महाराष्ट्र और गुजरात में। क्योंकि कपास मृदा को ही काली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में ही कपास का उत्पादन होता है। काली मिट्टी में ही कपास का उत्पादन होता है। इसलिए क्या है कि काली मिट्टी जहाँ सबसे अधिक होगी, वहीं पे कपास का उत्पादन भी सबसे अधिक होगा। तो आपको यहाँ से ये रखना है, इसे करेल भी कहते हैं या फिर कपास मृदा भी कहते हैं। किसको? काली मिट्टी को। इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मृदा भी कहते हैं। तो आपको बस नाम याद रखना है, काली मिट्टी को क्या क्या कहते हैं? करेल कहते हैं, कपास कहते हैं और रेगुर कहते हैं। का से काली, का से करेल और का से कपास और साथ में रेगुर। कौन सी? रेगुर मृदा। तो काली मृदा में आपको इतना जानना है। क्षेत्र आपको हमने बता दिया किस क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिमी जिलों में पाई जाती है और थोड़ा सा बुंदेलखंड क्षेत्र में भी पाया जाता है। अब हमने आपको पढ़ लिया क्या? भावर और तराई क्षेत्र की मृदाएं। उसके बाद में हमने पढ़ लिया आपका जो गंगा यमुना के मैदान के दोआब की जो मृदाएं हैं वो पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाएं।
तो दक्षिण का हमारा जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। तो देखें, इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। अब देखिए, जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है हमारा किस युग का है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले किस युग से का निर्माण हुआ, तो ये आपका हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन युग। क्या? प्री कैम्ब्रियन युग। इस क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले सम्मिलित हैं। जो आपका ये पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, उसमें लगभग लगभग इतने जिले सम्मिलित: ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर। अगला पॉइंट है, इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा भी कहा जाता है, लेकिन थोड़े थोड़े अंतरों के साथ यहाँ कई मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे लाल मृदा, परवा या पड़वा मृदा, मार या माड़, राकर मृदा और भोंटा मृदा। अब देखिए, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है हमारा, उसमें क्या है, उसके जो मिट्टी पाई जाती है उसे बुंदेलखंडीय मिट्टी कहते हैं। लेकिन अब बुंदेलखंड का भी क्षेत्र देखिए कहाँ से कहाँ, ललितपुर में भी है, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, झांसी। अब देखिए, आप ललितपुर बिल्कुल पश्चिम साइड में है, सोनभद्र बिल्कुल आपका पूर्व साइड में है, तो बहुत सारा डिफरेंस हो गया। तो वहाँ भी कुछ कुछ थोड़े थोड़े दूरी पर कुछ स्थानों पर क्या है, अलग अलग प्रकार की थोड़ी सी मृदा पाई जाए। वो कौन कौन सी है आपकी, वो आपकी हो गई कौन सी, भोंटा मृदा हो गई आपकी, लाल मृदा हो गई, पड़वा मृदा, पड़वा या इसे पड़वा भी कहते हैं, मार को मार या फिर माड़ भी कहते हैं, माड़ मृदा, पड़वा को आप पड़वा मृदा भी कहते हैं। पड़वा ये भैंस वाला पड़वा नहीं है, ये पड़वा मृदा है, ठीक है। आप भैंस वाला पड़वा समझ लो। राकड़ को राकड़ भी कहते हैं, राकड़ मृदा, ये भी याद रखेंगे साथ में। अब हम देखेंगे अपनी मृदा कौन सी, लाल मृदा। कौन सी देखेंगे, लाल मृदा। यह मृदा दक्षिणी प्रयागराज, कहाँ पे, दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और आदि जिलों में पाई जाती है। कहाँ पे, आदि जिलों में पाई जाती है। लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन सब जिलों में पाई जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा जैविक अंश की अधिकता पाई जाती है, यानी कि इसमें जीवांश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीवांश। इसमें होता क्या नहीं है, लाल मृदा में नाइट्रोजन नहीं होती है, फास्फोरस नहीं होता है, चूना नहीं होता है, और जैव तत्वों की क्या होती है, कमी पाई जाती है, जबकि इसमें जीवांश की अधिकता पाई जाती है। अगला है, इस मृदा वाले क्षेत्रों में दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। यानी कि अगर आपसे ये पूछे कि दलहन और तिलहन की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा, लाल मृदा। क्या होगा, लाल मृदा। प्रश्न इसी तरह से आता है कि दलहन और तिलहन की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, लाल मृदा, राकड़ मृदा, पड़वा मृदा, माड़ मृदा। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, लाल मृदा। अगला अगला है हमारा पड़वा मृदा। कौन सी, पड़वा मृदा, या इसे क्या कहते हैं, परवा, परवा मृदा। इस मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। अब इसे परवा भी कहते हैं, पड़वा भी कहते हैं और पड़ुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पड़ुआ भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्र में है। ये पड़वा मृदा है, ये हमारे हमीरपुर, जालौन या फिर जो यमुना का जो क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। यह हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है। कैसी, हल्के भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है। इस मृदा में जैव तत्वों की कमी होती है। जो हमारी पड़वा मृदा है, इसमें जैव तत्व नहीं पाए जाते हैं। अगली है माड़ मृदा। कौन सी, माड़ मृदा। कौन सी मृदा, माड़ मृदा, माड़ मृदा। इस मृदा में 60% सिलिकेट। क्या, ये आपका जो है, ये आपसे पूछा जाता है, एक बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया था कि माड़ मृदा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सिलिकेट, लोहा यानी कि आयरन और एल्युमिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा और 25% क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। माड़ मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा और 25% आपका एल्युमिनियम पाया जाता है।
इसमें जल बहुत कम मात्रा में होता है, यानी कि इसकी जो माड़ मृदा है, इसमें इसकी जो जल ग्रहण करने की क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। जल पाने पर यह मृदा गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है, लेकिन जब इस मृदा में क्या है कि पानी इसको मिलता है तो गोंद के समान क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। यह मृदा प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का क्षेत्र क्या है आपका, पश्चिमी जिले, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं। अगला देखेंगे, अगला है हमारी राकड़ मृदा। कौन सी मृदा, राकड़ मृदा। लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है। ये जो राकड़ मृदा है ये लाल भूरे रंग की है। कैसी, लाल भूरे रंग की मृदा है जो सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है आपकी, ढालों पर पाई जाती है। इस मृदा में जैव तत्व की कमी पाई जाती है। इसमें क्या है, जैव तत्व नहीं पाए जाते हैं। किस मृदा में आपका, राकड़ मृदा में। सामान्यतः इस मृदा में तिल तथा चने की खेती की जाती है। तिल तथा चने की खेती की जाती है। अब आप हमें ये बताएंगे कि चने की जो फसल है वो कौन सी फसल है, रबी की, खरीफ की या फिर जायद की। तो ये आपकी है रबी की फसल। और जो आपका तिल है ये आपका है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, ठीक है। अब हमारी अगली और लास्ट मृदा है कौन सी, वह हमारी भूंटा मृदा। कौन सी मृदा, भूंटा मृदा। भूंटा मृदा, इस मृदा का निर्माण विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने से होता है। जो हमारी भूंटा मृदा है, ये जो हमारी विंध्य श्रेणी की जो चट्टानें टूटती हैं उनसे इस मृदा का निर्माण होता है। इन चट्टानी कणों के साथ इन चट्टानी कणों के साथ हल्की दोमट मिट्टी का मिश्रण हो गया है। जहां भी जो चट्टानी मिट्टी है इनके टूटने से बनी है, उनमें जहां भी दोमट मिट्टी का थोड़ा सा मिश्रण हो गया है, वहां क्या है, इस मृदा में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। जहां भी थोड़ी सी इन कंकड़ वाली मिट्टी में क्या है कि जहां भी आपकी दोमट मिट्टी का मिश्रण हो गया है, वहां पे क्या है, हम मोटे अनाजों का खेती करते हैं। लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है। अगर आपसे पूछे कि बुंदेलखंड में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो बुंदेलखंड में क्या है आपकी, कैसी खेती की जाती है आपकी, शुष्क खेती की जाती है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि आज हमने उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं आपकी, हमने आपको पढ़ाया आपकी भावर और तराई क्षेत्र की मृदाएं, जो आपका गंगा यमुना का मैदान है, प्लेन है, समतल है, उसकी मृदाएं हमने आपको पढ़ाई। और जो दक्षिण का आपका पहाड़ी और पठारी भाग है उसमें कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं वो हमने आपको बताया। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया कि मृदाएं जो हैं, मृदाएं कह लीजिए या मिट्टियां कह लीजिए, ये आपका समाप्त हो गया। अब अगली क्लास आपकी होगी उत्तर प्रदेश में कृषि, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। तो अगली क्लास में आपको ये आप ये पढ़ेंगे, और इस सब लोग पढ़ते रहेंगे मेहनत से, और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। नमस्कार, राधे राधे, धन्यवाद।